नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी भाइयों बहनों का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एग्री गुरुजीज एजीटी में। आप सभी भाइयों बहनों को पवित्र श्रावण मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। और दोस्तों, आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जो 500 प्रश्नों की सीरीज चल रही है। इसमें हम करीब 600-650 प्रश्नों को कवर करेंगे और उसके 15वें भाग के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि सब्जेक्ट वाला जो हिंदी का मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया गया है, उसमें आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर समस्या आती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल उसका कमेंट करेंगे तो मेरी भी हेल्प होगी और जो भी भविष्य में आने वाले विद्यार्थी होंगे, भाई बहन होंगे, उनको भी हेल्प रहेगा। मानवीय गलती है, कहीं कहीं बोलने में गलत हो गया है, एक आध क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा नहीं आपको एरर मिलेगा। किसी किसी पार्ट में एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो जितने भी भाई बहन हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग को जहाँ भी गलती मिलती है कमेंट कर दिया करिए कि सर इसका ये वाला नहीं, ये वाला होगा। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन। बात करेंगे आज के पहले महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। निम्न में से कौन सा एक जैविक नियंत्रक कारक नहीं है? जैविक नियंत्रक का कारक कौन सा नहीं है? ट्राइकोडर्मा, बैसिलस थुरिनजेंसिस, स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस या फिर ज़ैंथोमोनास। आपको 3 सेकंड मिलेंगे अब हर क्वेश्चन के लिए। आप लोग अपना आंसर करते हुए चलिएगा और थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर आवाज़ होगी तो उसको मैनेज करिएगा। बिल्कुल सही जवाब जो होगा वो क्या हो जाएगा? ज़ैंथोमोनास। कैसा है? तो यह जैविक नियंत्रक का कारक नहीं है। और बाकी जो ट्राइकोडर्मा है ये भी है, बैसिलस थुरिनजेंसिस, स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस, ये तीनों जो हैं ये बायोलॉजिकल कंट्रोल के फैक्टर होते हैं। नेक्स्ट वन की बात करेंगे हम लोग। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्न में से नाइट्रोजन स्थिरीकरण एंड फिक्सेशन के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए मॉलिब्डेनम, जिंक, कॉपर या फिर आयरन, कौन सा ऐसा तत्व है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मॉलिब्डेनम। MO इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिप्टोफैन के जैव संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व क्या है? CU, ZN, B और FE। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है ये। और काफ़ी लोग यार, आप लोग पॉजिटिव कमेंट तो करते हैं, ठीक है, लेकिन जब निगेटिव कमेंट भी करते हैं तो उसको सलीके से किया करिए। सलीके से करेंगे ना तो आप अपने संस्कारों का परिचय देंगे। हमारा क्या लेके जाएंगे? उल्टा कमेंट करेंगे, मेरा कुछ नहीं जाएगा, आप ही ब्लॉक हो जाओगे, आपको नुकसान हो जाएगा। क्या पता आपके अगले वीडियो देखने से आपके एग्ज़ाम में 2-4 क्वेश्चन फंस जाए। तो निगेटिव कमेंट भी सलीके से किया करिए, आप फ्री हैं कमेंट करने के लिए। ट्रिप्टोफैन के जैव संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो सही जवाब हमारा होगा बिल्कुल जिंक इज इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ ट्रिप्टोफैन। दैट राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। किस मृदा का 15 से अधिक ESP मान होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। लवड़ी मृदा, लवड़ी क्षारीय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी मृदा है जिसका ESP 15 से अधिक होता है? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्षारीय मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है देखते हैं। निम्न में से कौन सा यंत्र जो इम्प्लीमेंट है मृदा को पलटने के काम में आता है? बिल्कुल हल, MB फ्लो, कल्टीवेटर। इनमें से कौन सा यंत्र ऐसा है जो मृदा को पलटने के काम में आता है? बिल्कुल सही जवाब जो होगा MB फ्लो हो जाएगा, ये फ्लो रहेगा, MB फ्लो। थोड़ा सा टाइपिंग में हो जाता है जल्दबाजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये मैं कई बार आपको सॉल्व भी करवाया हूँ। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान C3 पौधों में CO2 को कौन ग्रहण करता है? रूबिस्को, ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड, पेप कार्बोक्सिलेज या फिर पाइरूवेट। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान C3 पौधों में CO2 को कौन ग्रहण करता है? फटाफट कमेंट करिए। बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा रूबिस्को। राइट आंसर होगा रूबिस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। यदि किसान के पास गेहूं की फसल को सिंचाई करने के लिए एक सिंचाई उपलब्ध है तो कौन सी अवस्था में सिंचाई होगा? आप सभी लोग जानते हैं CRI स्टेज। और कोई कमेंट किया था कि धान का कौन सा होता है? तो धान का जो होता है वो टिलरिंग स्टेज पर क्रिटिकल स्टेज होता है, अगर एक सिंचाई धान के लिए अवेलेबल है तो। देख लीजिएगा, उसको कमेंट कर दिया गया है।
नेक्स्ट वन की बात करेंगे, रोग के किसी विशेष क्षेत्र या देश तक सीमित रहने को क्या कहा जाता है? एपिडेमिक, एंडेमिक, पेंडेमिक या फिर कोई और है? आपका आंसर इसी में से मिल जाएगा, हम लोग उसको नहीं देखेंगे। जो रोग होता है किसी विशेष क्षेत्र या देश तक अगर सीमित रह जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे एंडेमिक डिजीज़ कहा जाता है। पेंडेमिक, अभी हमारा जो कोरोना था ये पेंडेमिक था, ये विश्वव्यापी था, कई लगभग सभी देशों में यह फैल गया था, तो उसे पेंडेमिक कहा जाता है। और किसी एक निश्चित क्षेत्र या देश तक सीमित रहता है तो उसे एंडेमिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा पादप वृद्धि नियामक, जिसे प्लांट रेगुलेटर बोलते हैं, एंटी जिब्रेलिन की क्रिया रखता है? एंटी जिब्रेलिन की क्रिया कौन सा हमारा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर रखता है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इथाइलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन या फिर एबीए? बिल्कुल सही जवाब होगा इंडोल ब्यूटारिक एसिड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन की बात करेंगे हम लोग, फार्मेलिन किसके उपचार में उपयोगी होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने कई बार आपको बताया भी है, बीज उपचार, मृदा उपचार, स्टरलाइजेशन या फिर सभी के लिए। तो जो फार्मेलिन हमारा होता है वह किसके उपचार में प्रयोग में लाया जाता है? बिल्कुल सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। स्टरलाइजेशन के लिए भी हम लोग फार्मेलिन का यूज़ करते हैं, सॉइल ट्रीटमेंट के लिए भी और सीड ट्रीटमेंट के लिए भी हम लोग इस्तेमाल में लाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसके द्वारा पौधों में गाल निर्माण, जिसे गाल फार्मेशन होता है पौधों में, वह किसके द्वारा होता है? तो बाय इंसेक्ट, बाय डिजीज, बाय इन्फेक्शन और प्रेडेटर? बिल्कुल सही जवाब जो होगा इस क्वेश्चन के लिए वो क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल कीटों के द्वारा गाल का फॉर्मेशन होता है पौधों में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, गेहूं की कटाई के समय सरकार द्वारा घोषित मूल्य क्या कहलाता है? जिसे न्यूनतम समर्थन मूल्य, पार्क्यूरमेंट प्राइस, लेवी शून्य या फिर स्टैट्यूटरी प्राइस? बिल्कुल, जो गेहूं की कटाई के समय सरकार द्वारा मूल्य घोषित किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं पार्क्यूरमेंट प्राइस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और फ्री ऑफ कास्ट आपको इतना बढ़िया सेशन मिलता है तो एक बार आप लोग शेयर ज़रूर किया करिए। शेयर नहीं करेंगे, और एक भाई क्या कमेंट किया था ना कि सर ये आप पैसे के लिए कर रहे हैं, पैसे के लिए जिस दिन करेंगे ना उस दिन सारा का सारा मैं वीडियो मेंबर्स ओनली कर दूंगा। और चैलेंज है कि एग्ज़ाम दे करके आइएगा, फिर बताइएगा क्वेश्चन फंसा कि नहीं फंसा है। घमंड की बात नहीं कर रहा हूँ, अनुभव की बात कर रहा हूँ, अपने पढ़ाए हुए स्टडी मटेरियल पर बात कर रहा हूँ। थोड़ी सी तमीज़ को आप लोग बरकरार रखा करिए भाई, काफ़ी लोग हमसे बड़े भी हैं, काफ़ी हमसे छोटे भी हैं, तो उस चीज़ को आप लोग याद रखा करिए। कितना मेहनत से ये तैयार होता है, कभी बना करके आप लोग देखिए। कर देंगे मेंबर्स ओनली, ज्वाइन करेंगे 159 रुपये दे करके, 189 रुपये दे करके, तब वैल्यू समझ में आ जाएगा। चलिए खैर कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, सामान्यतया फ्लोएम द्वारा अवशोषित होता है क्या? NH3, NO2, NO32 या फिर NO? बिल्कुल सही जवाब जो होगा, फ्लोएम द्वारा क्या अवशोषित किया जाता है? तो NO3, ये 2 यहाँ पर रहेगा, NO3 को अवशोषित किया जाता है किसके द्वारा? तो फ्लोएम के द्वारा। और पैसे के लिए जिस दिन आप लोग ज़्यादा कमेंट कर देंगे ना उस दिन मैं पूरा चैनल ब्लॉक कर दूंगा और डिलीट कर दूंगा। इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, बस मैं हेल्प के लिए कर रहा हूँ। तो अच्छा लग रहा है तो सहयोग करिए, नहीं अच्छा लग रहा है तो आप छोड़ के जा सकते हैं। भीड़ नहीं बढ़ानी है, 4, 6, 10 लोग ही मेरे द्वारा जुड़ करके सक्सेस हो जाएं, बात सही है। नेक्स्ट वन, एंडोसाइटोकाइनिन किसका डेरिवेटिव है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो एंडोसाइटोकाइनिन है यह किसका डेरिवेटिव है? एडेनिन, प्यूरिन, पिरिमिडीन या पायरिमिडीन भी इसे कहा जाता है, ट्रिप्टोफेन, प्यूरिन एवं पायरिमिडीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, एंडोसाइटोकाइनिन किसका डेरिवेटिव है? बिल्कुल सही जवाब होगा एडेनिन, और प्यूरिन का डेरिवेटिव है कौन? एंडोसाइटोकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर कहाँ पर स्थित है? और रही बात आप 2-4 लोगों की ना जो टाइम पास करने आते हैं, उनके लिए ये चैनल नहीं बना है। हमारे कुछ भाई बहन हैं 1000-1500 के लगभग उनकी संख्या, जो बराबर कमेंट करते हैं, बराबर संपर्क में बने रहते हैं, उनके लिए ये बना हुआ है। आप एक दिन आओगे टाइम पास करके चले जाओ, कोई वैल्यू आपको उसका समझ में नहीं आएगा।
जो स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ है उससे जा कर के मिलिए। बिल्कुल। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर CITA कहाँ पर स्थित है? मैं कहता हूँ आप लोग बीच में डिस्टर्ब नहीं किया करिए, सेशन खराब हो जाता है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर कहाँ पर स्थित है? फटाफट कमेंट करिए। नाइजीरिया, जापान, सीरिया या फिर भारत? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नाइजीरिया में स्थित है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर। नेक्स्ट वन की बात करेंगे हम लोग। निम्न में कौन सी एक बकरी की नस्ल है? लोही, सूरी, सुरती, नागौरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो बकरी की नस्ल है वो कौन सी है? तो बिल्कुल सुरती जो है यह बकरी की नस्ल होती है। लोही जो है भेड़ की नस्ल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन की बात करेंगे। विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत क्या है? आप सभी लोग जानते होंगे, गाजर, टर्निप, पालक या फिर मूली। पालक जो है, पालक में और चौलाई में आयरन अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, याद रखिएगा। गाजर में विटामिन ए सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और वहीं पके आम में बात करेगा तो उसमें सबसे ज़्यादा, अगर गाजर और पका आम एक साथ मिल रहा है तो आप लोग पके आम की तरफ जाइएगा, क्योंकि उसमें 4800 इंटरनेशनल यूनिट पाया जाता है। और पपीते में 2020 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए पाया जाता है। ये सभी फैक्ट हैं और इसको नोट डाउन ज़रूर किया करिए आप लोग। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व में भेड़ की किस नस्ल से महीनतम ऊन प्राप्त होता है? अर्थात बिल्कुल फाइनेस्ट वूल जो होता है वह किस भेड़ से प्राप्त किया जाता है? गद्दी, चोकला, बीकानेरी या फिर मेरिनो? बिल्कुल सही जवाब होगा मेरिनो। नेक्स्ट वन से बात करेंगे और याद रखिएगा ये सभी भेड़ की नस्लें हैं, इनसे भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस फल वृक्ष में लेयरिंग विधि से प्रवर्धन किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेयरिंग जिसे गूटी लगाना कहते हैं हिंदी में, उसमें हमारा आम, नींबू या संतरा। तो सही जवाब होगा नींबू में एयर लेयरिंग या गूटी के माध्यम से उसका प्रोपोगेशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, भेड़ में गर्भकाल लगभग कितने दिन होता है? भेड़ का जो गर्भकाल होता है वो कितने दिन का होता है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा 147। आई होप सो आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और बुरा भी कमेंट करिए बट सलीके से करिए। स्वागत है आपका। मुझे बुरा कुछ नहीं लगता, बस आपके बातों पे और आपके जो भी लोग रेगुलर जुड़े हैं, देखिए वो कमेंट करते हैं सर ये वाला लग रहा है, कुछ डाउट है, तो ठीक है, डाउट है तो बताइए, उसको पिन कर दिया जाएगा, जिससे भविष्य में आने वाले विद्यार्थियों के लिए कोई परेशानी ना हो, या आप भी भविष्य में दोबारा देखें तो आपको भी वो डाउट क्लियर होता चला जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। एग्री गुरुजी AZT।